अमित शाह ने बयान दिया, एक बार नहीं अनेक बार, कि अब बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हाँ, और मैं सोच रहा था कि यह व्यक्ति कैसे कह सकता है, इसको कैसे मालूम कि बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हम सब राजनेता हैं, जनता क्या करेगी, जनता के दिल में क्या होता है, जनता ही जानती है। तो ऐसा बयान देना कि अब हमारी सरकार 40-50 साल चलेगी, यह अजीब सा बयान है। और उस टाइम मैंने सोचा था कि इसको कैसे मालूम कि 40-50 साल के लिए सरकार चलेगी। और अब सच्चाई पूरे देश के सामने आ गई है। वो ये बात इसलिए कह सकते हैं कि वो वोट चोरी करते हैं, और ये चोरी इन्होंने अभी नहीं चालू की। मैं आपको बता रहा हूं, एक दिन ये आएगा बाहर। ये चोरी सालों से हो रही है। ये चोरी गुजरात में पहले शुरू हुई, उसके बाद 2014 में नेशनल लेवल पे आई, उसके बाद चुन चुनकर ये लोग स्टेट जीतते हैं और हरवाते हैं। और ये बात मैं नहीं कहता था क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं था, क्योंकि मैं आमतौर से ऐसे मंच पर मैं झूठ नहीं बोलता हूं। मैं वही बोलता हूं जो सच है, जिसके बारे में मुझे पूरी जानकारी है। इसलिए मैंने बहुत सालों, मुझे लगा और आप सबको भी लगा, मुझे लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मगर हम जिम्मेदार राजनेता हैं, तो मैंने कहा जिस दिन तक सबूत नहीं मिलेगा उस दिन तक मैं खुलकर नहीं कहूंगा कि वोट चोरी हो रही है। और फिर क्या होता है, महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव आते हैं, सबसे पहले डेट बदल देते हैं, चुनाव की डेट बदल देते हैं। जो इलेक्शन कमीशन को चुनने का तरीका है, मैं मोदी जी के साथ बैठा हूं, मैं आपको बताता हूं चुनने का क्या तरीका है। चुनने का तरीका है, प्रधानमंत्री डिसाइड करता है इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेगा। वहां पे विपक्ष के नेता को बैठा देते हैं, वो सीधा कहते हैं भैया हमें लग रहा है कि इस आदमी को बनना चाहिए, विपक्ष का नेता रोक नहीं सकता। फिर 2023 में, भैया शांत हो जाए, 2023 में बीजेपी ने एक नया कानून बनाया। क्या था कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई केस नहीं लगाया जा सकता है। आप सोचिए, हिंदुस्तान के सब नागरिक पर केस लगाया जा सकता है। आप कुछ गलत करो, पुलिस आ जाएगी, एफआईआर हो जाएगा। 2023 तक इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर पर केस किया जा सकता था। 2023 में छुपे बीजेपी ने कानून बदला। नया कानून कहता है कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई जुडिशियल कार्रवाई नहीं की जा सकती, कोई केस नहीं लगाया जा सकता। अब आप पूछिए अपने आप से कि यह कानून क्यों बनाया गया? चोरी करवाने के लिए, कि ये लोग बिना डरे चोरी कर पाए। तो महाराष्ट्र में इन्होंने क्या गलती की, ये थोड़ा ज्यादा कर दिया। गलती से ये डरे हुए थे, तो इन्होंने कहा कि भैया
महाराष्ट्र का चुनाव है, हरियाणा का चुनाव है, इसको जीतना है। इन्होंने चोरी थोड़ी ज्यादा कर दी, हमने पकड़ ली। जैसे अगर कोई आपके बटुए से 10 रुपए चोरी करे, शायद आपको पता ना लगे, मगर अगर एक दिन आपके बटुए में से 1000 रुपए गायब हो गए तो आप कहोगे भैया ये तो किसी ने चोरी की है। यही हुआ हरियाणा में और महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में आप सुनिए, महाराष्ट्र में लोकसभा में हमारी पार्टी जीतती है, स्वीप करती है, ज्यादा से ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में हमारा गठबंधन जीतता है। 4 महीने बाद हमारी 3 पार्टियां वहां पे, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, गहरी पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, शिवसेना, तीनों मिलकर लड़ रही थी, गायब हो गई। तीनों की तीनों गायब हो गई। मतलब हमें 15 सीट मिल रही है, शिवसेना को, एनसीपी को मिला, सबको मिला के 25-30 सीटें मिल रही हैं। तो हमने पता लगाना शुरू किया। पता क्या लगा कि लोकसभा के बाद इलेक्शन कमीशन ने लाखों, तकरीबन 1 करोड़ से थोड़े कम नए वोटर लिस्ट में डाल दिए। नए वोटर लिस्ट में डाल दिए, और जहां भी नए वोटर आए वहां पे बीजेपी जीती। हमारे वोट कम नहीं हुए। अगर लोकसभा में हमें 100 वोट मिले, विधानसभा में हमें 100 वोट मिले, हमारे वोट कम नहीं होते, बीजेपी के बढ़ते हैं। कहां बढ़ते हैं? जहां नए वोटर आए। और हमने पूछा इलेक्शन कमीशन से कि भैया बताइए ये हैं कौन, ये कहां से आए, इनकी लिस्ट दीजिए हमें। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं देंगे। क्या कर लोगे? हम नहीं देंगे। उसके बाद हमने कहा देखिए वीडियोग्राफी का कानून है, आपने देखा होगा पोलिंग बूथ में वीडियो कैमरा लगे हुए हैं, देखा आपने? हमने कहा चलो लिस्ट नहीं देनी तो वीडियोग्राफी दे दो, हम देखना चाहते हैं कितने लोगों ने वोट किया, कब किया। कहते हम नहीं देंगे। और उसके बाद उन्होंने कानून बदल दिया और कहा कि 45 दिन के अंदर वीडियोग्राफी को रद्द कर दिया जाएगा, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो महाराष्ट्र में हमने पकड़ लिया इनको, हरियाणा में भी यही किया। फिर मैंने क्या किया, मैंने कांग्रेस पार्टी के हमारे जो लोग हैं उनसे कहा कि एक काम करो, कर्नाटक में एक सीट में जाकर गहराई से देखो हुआ क्या। तो बेंगलोर सेंट्रल सीट हमने चुनी और उसमें एक असेंबली में हमने काम शुरू किया। कागज की लिस्ट थी, 8 फुट कागज के, मतलब इतने बड़े, 200-300 किलो के लिस्टें थी कागज की। उसमें क्या करना है? आपका नाम क्या है? हाँ आपका नाम? हाँ, उसमें क्या करना पड़ा हमें? मोहम्मद अख्तर जी का चेहरा लाखों दूसरे चेहरों से फोटोग्राफ को मिलाना पड़ा। मतलब इनकी फोटो देखी और हर फोटो से मिलानी पड़ी। इनका नाम देखा, हर नाम से मिलाना पड़ा। इनका एड्रेस देखा, हर एड्रेस से मिलाना पड़ा। 6 महीने लगे। 30-40 लोग 16-16 घंटे काम किए। हमें पता लगा कि महादेवपुरा असेंबली में 1 लाख फर्जी वोटर थे। कोई वोटर 4-5 बार उसका नाम आ रहा है, इस बूथ में आ रहा है, इस बूथ में आ रहा है, इस बूथ में आ रहा है, उस बूथ में आ रहा है। छोटा सा घर है,
एक बेडरूम का घर है, उसमें 70-80 लोग रहते हैं। जब हमने आदमी भेजा, भाई पता लगाओ इसमें 70 लोग रहते हैं, कहते भैया यहां तो कोई रहता नहीं है, यहां तो 4 लोग रहने। 1 लाख नए वोटर इन्होंने एक असेंबली में ऐड कर दिए। अब सुनिए, अगर आप उस असेंबली को हटा दो, माधेपुर, वो बेंगलोर सेंट्रल में 7 असेंबली हैं, अगर आप उस असेंबली को हटा दो तो 6 की 6 में कांग्रेस पार्टी जीत रही थी। अगर आप वो एक असेंबली जोड़ दो, वो जो 1 लाख वोटर ऐड किए वो सारे के सारे बीजेपी को गए और बीजेपी लोकसभा जीत गई। अब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, देश के सामने, दुनिया के सामने, और दूध का दूध पानी का पानी हो गया। आप नोट करो, बीजेपी के एक नेता ने, आमतौर से हर चीज पे टिप्पणी करते हैं, मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बीजेपी के एक नेता ने बयान नहीं दिया। मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला, अमित शाह ने एक शब्द नहीं बोला। जब चोर को पकड़ा जाता है, चोर बिल्कुल चुप हो जाता है। जब पुलिस वाले उससे पूछते हैं क्या किया, बिल्कुल चुप हो जाता है, कुछ बोलता नहीं हो, क्योंकि जानता है कि भैया पकड़ लिया, फंस गया। तो ये हुआ है। अब वोट का क्या मतलब है? आप कहोगे ठीक है भैया, बीजेपी वोट ले गई, वोट बढ़ा दिए, बिहार में 65 लाख वोट कम कर दिए। अच्छा, इनका तरीका मैं आपको बताता हूं। ये क्या करते हैं, ये 65 लाख वोट कम करेंगे और फिर 65 लाख वोट जोड़ेंगे, ये इनका गेम है। तो अब आप कहो भैया माइक तो ठीक कर दो। हेलो, जस्ट गेट मी। ये भैया कह रहे हैं कि हिल रहा है इसलिए बाइक नहीं चल रहा। भैया ये बिहार की क्या हालत है कि मेज हिल रही है तो माइक नहीं चल रहा। तो अब आप कहोगे ठीक है भैया, इलेक्शन चोरी कर रहे हैं, तो क्या हुआ, मैं आपको बताता हूं। देखिए, इस संविधान में लिखा है कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को 1 वोट मिलेगा। 2 नहीं मिलेंगे, 5 नहीं मिलेंगे, आधा नहीं मिलेगा, 1 मिलेगा। मतलब अगर दलित है, ईबीसी है, पिछड़े वर्ग के हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, जो भी हैं, 1 वोट मिलेगा, 2 नहीं, आधा नहीं। अंबानी जी का जो बेटा है उसे उतने ही वोट मिलते हैं जितने देश के सबसे गरीब बच्चे को मिलते हैं, 1। और वोट को सबसे ज्यादा किसको जरूरत होती है? आप क्या सोचते हो, अंबानी जी को वोट की जरूरत है? कोई फर्क पड़ता है उनको? वोट डाले ना डाले कुछ फर्क नहीं पड़ता। बैंक के दरवाजे उनके लिए खुले हैं, कर्जा माफ उनका खटाखट होता रहता है। उनका बच्चा कहता है भैया मुझे बिजनेस करना है, 2 मिनट में बिजनेस कर सकता है। वोट किसको चाहिए? वोट हिंदुस्तान के गरीब लोगों को चाहिए, क्योंकि इसके बिना आपके कोई अधिकार नहीं है। आजादी से पहले जब आपके पास वोट नहीं था, कोई अधिकार नहीं था। दलितों को कहा जाता था कि भैया आपको हम छुएंगे नहीं, आप यहां अपना चेहरा नहीं दिखा सकते। पिछड़ों को कहा जाता था कि भैया आपकी कोई जगह नहीं है, सरकार में कोई जगह नहीं है, शिक्षा के सिस्टम में कोई जगह नहीं है। ये सारा का सारा जो आया है, ये आजादी के बाद
संविधान के कारण आया है। और संविधान क्या है? अगर जिस दिन आपने वोट खत्म कर दिया उस दिन इसका कोई मतलब नहीं रहता है। जो इसमें जो शक्ति है ये किताब नहीं है, ये हिंदुस्तान की शक्ति है, हिंदुस्तान की आत्मा की शक्ति है। वो शक्ति इसमें कहां से आती है? वोट से आती है। वोट निकाल दिया तो जो भी इसमें लिखा है उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि शक्ति नहीं है उसमें, पावर ही नहीं है, दम ही नहीं है। दम वोट से आता है। अब मोदी जी ने पहले कहा, याद रखिए, ये जो आरएसएस के लोग हैं ये तिरंगा को सैल्यूट नहीं करते थे, ये नहीं करते थे। अभी खड़े हो जाते हैं ऐसे, मगर दिल अंदर दूसरा करता है, क्योंकि ये जानते हैं कि ये जो किताब है ना, ये पिछड़ों को, ईबीसी को, दलितों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, महिलाओं को आगे बढ़ाने की किताब है, उनके अधिकार की किताब है, और वो अधिकार नहीं देना चाहते। तो ये इसको चुनाव में इन्होंने कहा, बड़े बड़े नेताओं ने कहा हम संविधान को बदल देंगे, बदल देंगे, और हमने कहा ऐसे नहीं होगा, सपने मत देखो, संविधान को कोई शक्ति नहीं बदल सकती। मगर हमें यह नहीं मालूम था, शक था मगर सबूत नहीं था कि ये इसको खत्म करने में लगे हुए हैं, क्योंकि ये वोट चोरी कर रहे हैं। तो हम आके यहां भाषण देंगे, मैं भाषण दे रहा हूं और मैं कहना चाहता हूं जो तेजस्वी जी ने कहा, अंबेडकर जी का सपना, गांधी जी का सपना, कर्पूरी ठाकुर जी का सपना, उसको पूरा करना चाहते हैं। मगर अगर वोट नहीं है उसको कोई मतलब नहीं है। हम यहां जितने भी भाषण करना चाहें हम कुछ नहीं कर पाएंगे अगर वोट नहीं है। मैंने भाषणों में कहा भैया 50% की जो दीवार है रिजर्वेशन की, उसको हम तोड़ देंगे, बिना वोट के नहीं तोड़ सकते, सवाल नहीं उठता। हम मतलब भाषण देते रह जाएंगे। अगर वोट चला जाएगा, आरएसएस का कंट्रोल हिंदुस्तान की संस्थाओं पर होगा और जो प्रगति होनी चाहिए वो नहीं होने वाली। इसलिए हमने वोटर अधिकार यात्रा यहां शुरू की। आप क्या सोचते हो, एक बार आपका वोट चला गया उसके बाद भैया राशन कार्ड जाएगा, उसके बाद आवास जाएगा, उसके बाद जमीन जाएगी। ये अंबानी आता, अदानी आता है और किसानों की जमीन ले जाता है। किसान लड़ कैसे पाते हैं? लड़ इसलिए पाते हैं क्योंकि ये है, क्योंकि किसान कहता भैया अगर आपने हमारी जमीन ली तो देखना चुनाव में हम आपको दिखा देंगे। अगर ये चला गया तो किसान कुछ नहीं कर पाएगा, मजदूर कुछ नहीं कर पाएगा, सारा का सारा डर जो है चला जाएगा। मोदी जी आपको टीवी पे दिखते हैं, एक बार चोरी पूरी हो गई वो दिखेंगे भी नहीं, वो अंदर बैठ जाएंगे रेसकोर्स रोड के। वो अलग बात है कि थोड़ी देर बाद बैठना पड़ेगा उनको, क्योंकि इतना गुस्सा है जनता के दिल में। बिहार को देखो, यहां पे आप यात्रा में आओ, देखो क्या हो रहा है। मतलब लाखों लोग आ रहे, कह रहे, बच्चा बच्चा कह रहा है वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। अच्छा, बच्चे को समझ आ गई बात। मेरे पास बच्चे आ रहे हैं, कान में कह रहे हैं वोट चोर, वोट चोर है, वोट चोर, मोदी वोट चोर है, और मीडिया वालों की बात समझ नहीं आ रही। अच्छा, इनसे पूछना, एक बात पूछना इनसे, अभी मीटिंग के बाद इनसे पूछना, भैया एक बात समझाइए, ये जो आपके एंकर हैं, ये जो आपके एडिटर हैं, इनमें ईबीसी, ओबीसी, दलित क्यों नहीं दिखाई देते?
ये जो बड़े बड़े रिपोर्टर हैं, ये करते हैं, टॉक शो करते हैं, डिबेट करते हैं, इनसे पूछिए भैया 90% आबादी इसमें है क्यों नहीं? एक आपको ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक बैकवर्ड नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, पूछ लो, एक नहीं मिलेगा। ये भैया आपकी आवाज नहीं है, ये बात याद रखिए, ये नरेंद्र मोदी की आवाज है। इनकी गलती नहीं है बेचारों की। देखिए इनको सैलरी लेनी है, इनको बच्चों को स्कूल भेजना है, इनकी गलती नहीं है, इनके मालिकों की बात कर रहा हूं, इनकी मजबूरी है बेचारों की, है ना? तो देखिए मैं आपको बताता हूं, मुझ में अजीब सी बात है, जब मैं छोटा सा था तब से, जब मैं मन बना लेता हूं ना कि ये करना है, बस गया काम, वो होगा। और मैं बता रहा हूं, मैं मतलब आधा काम नहीं करता हूं। मैंने कहा था कि जमीन अधिग्रहण बिल होगा, आधी कांग्रेस पार्टी खिलाफ खड़ी हो गई थी, मैंने कहा भैया आप करो जो करना है, ये होगा, मैंने करवा दिया। तो मेरा कहना है, एक बात आप लोग समझ लीजिए कि 90% जो लोग हैं, तकरीबन 50% बैकवर्ड कास्ट में आते हैं, उसमें ईबीसी है, ओबीसी है, तकरीबन 15% दलित हैं, उसमें महादलित भी हैं, तकरीबन 15% माइनॉरिटीज हैं। नहीं, बिहार की बात नहीं कर रहा हूं, देश की बात कर रहा हूं। और आदिवासी तकरीबन 9%। सबको जोड़ लो 90% हो जाता है। और मुझे क्या दिख रहा है कि इस देश में 90% को कुछ मिलता ही नहीं है। आप देखते रह जाते हो। तो आने वाले समय में जो 90% है, उसको राजनीति में, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस में, सारी जगह भागीदारी मिलनी होगी। और एक नए तरीके से सोचकर हमें विकास करना पड़ेगा। और मैं आपको सीधा बता देता हूं, जो मैं कहता हूं, जिस प्रकार से मैं साफ कहता हूं, मुझे मतलब मैं झिझकता नहीं हूं। जाति जनगणना, हाँ, जाति जनगणना तो फाउंडेशन है उसका। सबसे पहले जाति जनगणना में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कौन क्या है क्या नहीं है कहां है सब पता लग जाएगा। और तेलंगाना में हमारा मॉडल है, रेवंत रेड्डी जी आए हैं, तेजस्वी जी की भी उनसे बात हो रही थी, डिटेल में हमने किया है, मतलब वो ब्लूप्रिंट है विकास का। ठीक है, तो एक नए तरीके से हम विकास के बारे में सोचेंगे, जिसमें सब लोगों को लगेगा कि देश हमारा है, देश की संस्थाओं में हमारे भी लोग हैं और मजा आ रहा है। ये बदलाव हम लाएंगे, टाइम लगेगा क्योंकि वोट चोरी कर रहे हैं, मगर मैं आपको कह रहा हूं ये आएगा। आप देखना, ये जबरदस्त तरीके से हम बदलाव लाने वाले हैं। आपने अपनी शक्ति दी, आपने ये जो क्रांति होती है ना हिंदुस्तान में, मुझे कहते थे कि हिंदुस्तान में क्रांति बिहार से आती है। मुझे कहते थे कि जो भी राजनीतिक बदलाव आता है, क्रांति आती है बिहार से आती। और मैं सोचता था हाँ, गांधी जी चंपारण आए थे, बिहार में क्रांति होती है, मगर कैसे होती है? और इस यात्रा में मुझे दिखा कि भैया आप समझ लो
कि यहां पे जो आपने किया है ना, ये जो नारा दिया है वोट चोर वोट चोर, ये आपने बिहार से पूरे देश में फैला दिया है, पूरे देश में फैला दिया आपने। अब मोदी जी भाषण देंगे और वहां पे उनके सामने छोटे छोटे बच्चे कहेंगे वोट चोर वोट चोर वोट चोर, लग गया ठप्पा। तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, और जिन्होंने रास्ता दिखाया, किसने? कर्पूरी ठाकुर जी ने, मंडल जी ने, अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया, उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।